नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। बिहार के लोगों को 3 स्टेट हाईवे और एक बाईपास का तोहफा मिल गया है। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार 25 अगस्त को बिहार के लोगों को ये उपहार दिया। इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इन नई सड़कों से लोगों को जाम से निजात के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी मिल गई है। बिहिया जगदीशपुर पीरो बिहटा स्टेट हाईवे, अमरपुर अकबर नगर स्टेट हाईवे, घोघा पंजवारा स्टेट हाईवे, बिहारीगंज बाईपास, ये उदा किशुनगंज मधेपुरा एवं सुपौल जिले के लिए फायदेमंद सड़क है। वहीं पटना का पहला और बिहार के लिए दूसरा डबल डेकर एलिवेटेड रोड का शिलान्यास 31 अगस्त को होगा। शहरी क्षेत्र है उसके बाईपास का निर्माण कराया जाएगा, या जहां पर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगी तो फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। ये सब तय किया और मुझे खुशी है कि ये पथ निर्माण विभाग ने इसको देख करके 120 चिन्हित स्थानों को चिन्हित कर लिया है। सीएम ने कहा कि पहले से सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है, जिसकी तारीफ बाहर के लोग भी कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों की परेशानी बढ़ी रही। अब जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है। ऐसे में बिहार सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर अनलॉक 6 को लेकर अहम फैसले लिए हैं। कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई और कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थलों को सामान्य रूप से खोलने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जरूरी सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों के साथ कोचिंग संस्थानों को भी सामान्य रूप से खोलने का फैसला किया गया है। वहीं 50% की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों को भी खोला जा सकेगा। सभी बिहार वासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार करना और सावधानी बरतना जरूरी है। शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है और फिर इसके चक्कर में आदमी वहशी हो जाए तो क्या कहेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार को कुछ ऐसा ही हुआ, जहां रिटायर्ड फौजी ने अपनी बहू और किराएदार के बीच अवैध संबंधों के शक में 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। राजेंद्र पार्क क्षेत्र में वारदात के बाद मंगलवार सुबह आरोपी मकान मालिक ने थाने पहुंचकर समर्पण कर दिया। साइबर सिटी गुरुग्राम का यही वो यशस्वी निवास है, जहां सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह के बीच खून की होली खेली गई। धारदार हथियार से एक साथ 5 लोगों को काट दिया गया। 4 की मौत तो मौके पर ही हो गई। एक 3 साल की बच्ची अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, खुद इस घर का मालिक राव राय सिंह ही है। कृष्ण तिवारी बिहार के सिवान जिले के मैरवा के रहने वाले थे, जो गुरुग्राम में पिछले 2 साल से इस घर में किराएदार के रूप में रह रहे थे। कैमूर में एक सनकी युवक ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को धारदार हथियार से काट दिया। मामला भभुआ थाना के सोनडेहरा गांव का है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है मंगलवार की रात लाल बाबू अपनी पत्नी, एक बच्चा, एक बच्ची के साथ घर में था और रात में कुछ विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया। सुबह पड़ोसियों को जब जानकारी हुई तो लोगों ने शोर मचाया। जैसे ही गांव के लोग जुटे, लाल बाबू भाग निकला। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने लाल बाबू को धर दबोचा। पुलिस घटना की वजहों की तलाश कर रही है। हालांकि युवक ने बताया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इधर मृतक के पिता ने बताया कि बेटी को लाल बाबू हमेशा प्रताड़ित करता था, जबकि वो गर्भवती भी थी। कारण अस्पष्ट है, हत्या हुई है जी। इसमें जो अभियुक्त है पति लाल बाबू, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। हर कोई घटना की जानकारी के बाद सन्न है। सहरसा की गली मोहल्लों में रात के अंधेरे में शातिर चोरों का गैंग खाली घरों को निशाना बना रहा है। उनकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आधी रात के समय जब हर तरफ सन्नाटा पसरा था, शातिर चोरों की टोली अपने मिशन पर निकली थी। सहरसा के शहीद गली के उस घर को निशाना बनाना था, जहां मकान मालिक नहीं थे और घर में ताला लटका हुआ था।
सीसीटीवी में चोरों की पूरी करतूत कैद हो गई है। जब वे खाली हाथ जा रहे थे और कुछ देर बाद जब चोरों का गैंग वापस लौट रहा था, घर के सारे कीमती सामान झोले में भर कर लेते गए। 2 दिन बाद घर के मालिक मनीष कुमार छुट्टियों से वापस लौटे तो बचा कुचा सामान हर तरफ बिखरा पाया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि चोरों को जरा भी डर नहीं है। टोली में 1-2 नहीं बल्कि 5-5 अपराधी शामिल हैं। रांची में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के एक मोबाइल दुकान में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मोबाइल दुकान से चोरों ने 38 लाख रुपए के मोबाइल और 1,12,000 कैश पर भी हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरी कितने की है इसका आकलन फिलहाल किया जा रहा है। मोबाइल दुकान के मालिक के मुताबिक दुकान में रखे स्मार्टफोन्स की चोरी की गई है। मोबाइल के डिब्बे को छोड़ चोर केवल मोबाइल ले गए। चोरी की इस वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोर कोई न कोई जानकार ही है जिसे दुकान की पूरी जानकारी थी। आशंका जताई जा रही है कि चोर रस्सी के सहारे छत पर चढ़े और वहां लगे लोहे का गेट काटकर दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मोबाइल का डिब्बा और चार्जर दुकान में छोड़ दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है। पटना नगर निगम की लापरवाहियों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सचिवालय थाना क्षेत्र के हार्डिंग रोड नंबर 15 गुमटी के पास की घटना है, जहां खेलते समय एक 7 वर्षीय बच्ची नगर निगम के खुले नाले में गिर गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सोमवार को रात भर परिजन उसकी खोजबीन करते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तलाशी के दौरान मंगलवार की सुबह बच्ची का शव नाले से बरामद किया गया। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के यारपुर गुमटी के पास महेंद्र चौधरी परिवार समेत रहते हैं। उनकी 7 वर्षीय नतनी सोमवार को खेलते हुए नाले के पास गई। इसी बीच वो नाले में गिर गई, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। काफी देर बाद जब वो घर वापस नहीं आई तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। परिजन उसकी खोजबीन करने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुबह जैसे ही बच्ची का शव मिला, कोहराम मच गया। लगातार बारिश और बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। कई जगह पर लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। मंगलवार को मोतिहारी में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक गांव के 5 बच्चियों की मौत हो गई। घटना रक्सौल अनुमंडल के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के अहिरौलिया गांव की है। बताया जा रहा है कि बकरी चराने के लिए काफी संख्या में बच्चे और बच्चियां खेत की तरफ गई थी। इसी दौरान जोर से आंधी और तूफान आता देख बच्चे भागने लगे, जिसमें 5 बच्चियां पानी से भरे एक गड्ढे में डूब गई। सभी मृतक बच्चियां अहिरौलिया गांव की हैं। हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं किशनगंज के दिघल बैंक ब्लॉक में भी पानी में डूबने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। घटना मालटोली गांव की है, जहां तालाब में नहाने के दौरान एक महिला डूबने लगी, जिसे बचाने की 2 महिलाओं ने कोशिश की, लेकिन तीनों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद दोनों जगह गांव में मातम पसरा है। बारिश का मौसम अब खत्म होने को है, लेकिन उसका असर भी दिख रहा है। कहीं फ्लू तो कहीं डायरिया से लोग परेशान हैं। नवादा के नरहट थाना क्षेत्र का मामला है, जहां बदलपुर गांव में डायरिया के प्रकोप से लोग परेशान हैं। यहां महादलित टोले के कुल 9 लोगों को डायरिया हुआ, जिनमें 8 बच्चे और 1 पुरुष शामिल हैं। स्थिति बिगड़ने के साथ सभी को नवादा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं नरहट पीएचसी से एक मेडिकल टीम को प्रभावित गाँव में भेजा गया। गांव में 2-3 लोगों का इलाज जारी है। 2 दिन पहले ही गांव के एक बच्चे की डायरिया से मौत हुई थी। तब से गांव में डायरिया का कहर देखा जा रहा है। नरहट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ग्राम बदलपुर के लोग हैं, वहाँ डायरिया फैल गया। अभी प्रभारी वहाँ के गए हैं, वहाँ टीम पूरी गई हुई है जिला से भी और वहाँ से भी। यहाँ भी इलाज हो रहा है, रेफर होकर आया था, काफ़ी सीरियस था। अभी तो बहुत सुधार है। साफ सफाई न होने की वजह से डायरिया का प्रकोप बढ़ता है। ये संक्रामक बीमारी है, जिसकी चपेट में कई लोग आ जाते हैं। राजधानी पटना पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा टल गया है। गंगा की जलस्तर में पिछले घंटे में कमी आई है।
पटना के सभी गंगा घाटों पर जलस्तर पहले से कम हुआ है और अब गंगा घाटों के ऊपर चढ़ा पानी उतर चुका है। पटना के दीघा घाट हो या गांधी घाट अब नजर आ रहा है। पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर सबसे अंत तक खतरे के निशान से ऊपर था, लेकिन जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल आयोग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अभी गंगा का जलस्तर और नीचे आएगा। गंगा का पानी एक बार नीचे जाना शुरू होता है तो उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। पटना के जिन निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ था वह भी अब खत्म हो चुका है। घाटों पर लोग पहले की तरह आ और जा रहे हैं। गंगा में नहाने वाले लोग भी पहुंच रहे हैं। गंगा में उफान की वजह से कई लोग बेघर हो गए। कई लोगों को अपना गांव और घर-बार छोड़ना पड़ा, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही है। पानी कम होने का असर भी दिख रहा है। पिछले 15 दिनों से बेघर हो चुके दियारा वासी अब अपने अपने घर वापस लौटने लगे हैं। गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद माल मवेशी और बच्चों को लेकर लोग फिर से जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए हैं। पटना के दीघा घाट पर कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां नकटा, दियारा और सबलपुर के लोग नाव पर सवार होकर घर लौट रहे थे। हालांकि लोगों की माने तो अभी चुनौती कम नहीं हुई है, क्योंकि कई के घर ढह गए हैं तो उसे खड़ा करना है, तो कई को माल मवेशी के चारे की चिंता है। गंगा मैया आ गई, अब जैसे हट गई, अब बाल बच्चा लेके आदमी दियारा में जा रहा है। नहीं घर नहीं बच्चा है, घर में पानी ढुक गया। दियारा इलाके के लोग हर साल बाढ़ में निर्वासित जैसा जिंदगी जीते हैं। इस बार तो स्थिति और भी खराब थी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्या स्थिति है ये जानना हो तो कुर्सेला पहुंच जाइए। जहां लूट सको तो लूट लो वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। वैसे तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कुर्सेला में सरकार की तरफ से राहत कैंप चलाया जा रहा है, लेकिन राहत कैंप की व्यवस्था काफी नहीं है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन लोगों के बीच सूखा राशन भी वितरित कर रहे हैं, मगर जैसे ही सूखा राशन लेकर लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तक पहुंचते हैं तो सूखा राशन लेने के लिए लगभग अनाज लूट जैसे हालात बन जाते हैं। कुछ बाढ़ पीड़ित कहते हैं कि करें तो क्या करें, ऐसी स्थिति भी नहीं है कि भीड़ में सूखा राशन लूट सके। नहीं सर, लूट कर दे रहा है, हम कमजोर हैं सर, नहीं लेने पाते हैं। खाना सरकार नहीं दे रही है? दे रहा है सर, बुखार है कैसे खाएगा सर, भात रोज खिचड़ी। एक ही टाइम सर बनाता है, एक टाइम ऐसे तो खिलाया अभी बुखार वाला बच्चा। बाढ़ के विपदा के बीच निश्चित तौर पर त्रासदी की ये तस्वीर बेहद दुखद है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई सेवा के लिए आया है तो व्यवस्था बनाए रखें। इस बार बाढ़ ने ज्यादा दिनों तक लोगों को प्रभावित किया। बखा के कई इलाकों में भी महीनों पानी लगा रहा। अब पानी कम हुआ तो इसका असर भी दिख रहा है। बखा में मगरमच्छ के भय से लोग पलायन कर रहे हैं, तो वहीं मगरमच्छ बखा की गलियों में मटर गश्ती कर रहे हैं। पूरा मामला बखा के परसौनी गांव का है, जो मगरमच्छ के आतंक से उजड़ गया है। परसौनी गांव गंडक नदी के पिपरासी तटबंध के समीप बसा है, जिसके पास एक नाला भी है और उसी नाले से मगरमच्छ गांव की गलियों में घूमते हैं। कई बार लोगों के किचन तक पहुंच जाते हैं। रात में मगरमच्छ घर में घुसकर बिछावन के नीचे पहुंच जाते हैं। घुस जाते हैं घर में, द्वार पर सब घूमते हैं। देखें तमाम घर लोग खाली कर दिया है। गाँव रहा क्या हुआ था गाँव? 98 बांध टूटल, साली लोग भाग गए, तो सब लोग छोड़ के गाँव भाग रहा है। इतना ही नहीं, मगरमच्छ दर्जनों बकरियों और कुत्तों को निवाला भी बना चुके हैं। आपदा की घड़ी में अब सिमडेगा को एनडीआरएफ की टीम का राहत और बचाव कार्य के लिए इंतजार नहीं करना होगा। अब आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन के पास अपनी टीम होगी। प्रशासन की पहल पर रांची से आई एनडीआरएफ की टीम जिले के 40 युवाओं को फंती नदी और डैम से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की ट्रेनिंग दे रही है। सिमडेगा में 3 बड़े डैम, दर्जनों छोटे डैम और कई नदियां हैं, जिसमें अक्सर लोग जाते रहते हैं। ऐसे में हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम की ओर से सिमडेगा के युवाओं को ट्रेनिंग देकर अपना एक टीम तैयार करने की पहल की है। प्रशिक्षण दिया जाना है। एक तो हम अपने बोट, इन्फ्लेटेबल रबड़ाइज बोट, इसको खोलना, जोड़ना, इसको चलाना, और फिर जो विक्टिम पानी में डूबते हैं उनको कौन कौन तरीकों से बचाया जाए, उसका प्रशिक्षण देना है इन्हें। कोशिश है कि जब तक एनडीआरएफ की टीम पहुंचे तब तक आपदा के वक्त
समय पर इन युवाओं के द्वारा सहायता पहुंचाई जा सके। राजधानी वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब पटना के लोगों को ताजी सब्जियों के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सब्जियां खुद उनके घरों तक पहुंचेगी। किसानों के खेत से सीधे खरीदी गई सब्जियां उनके मोहल्लों तक कुछ घंटों के अंतराल में पहुंचेगी और भाव भी बाजार से काफी कम होंगे। बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने मंगलवार को उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से शहर भर में सब्जियों का वितरण कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड किसानों को अधिक रेट और बिहार वासियों को स्थानीय बाजार से सस्ती सब्जी उपलब्ध कराने को प्रयासरत है। हर दरवाजे तक सब्जी ऑनलाइन माध्यम से हम लोग पहुंचा सकें, इसी तरह की योजना थी। इसमें 10 ठो तरकारी एक्सप्रेस वैन हम लोग यहाँ से हरी झंडी दिखा के भेजे हैं। ये वाहन शहर में घूम घूम कर लोगों को सस्ती सब्जी उपलब्ध कराएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। 3 मृत लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब उनमें मृतकों के नाम शामिल होने की पुष्टि हुई तो सभी हैरत में पड़ गए। ग्रामीणों ने बिना जांच पड़ताल और सत्यापन के ही प्रशासन पर मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि झड़प मामले में कई निर्दोष लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इस संबंध में कर्णपुरा पंचायत की भोजदहा निवासी महिलाओं ने सफाई दी है। पति का क्या नाम है? कब डेथ हुआ? और 2020 में। अच्छा, तो एफआईआर कैसे हो गया उसके खिलाफ? तो वही सर कैसे अब दे डाल के, जब दुनिया पर वो है ये न है तो नाम कैसे दे डाल। ग्रामीणों ने बिना जांच पड़ताल और सत्यापन के ही प्रशासन पर मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। ऐसे में ग्रेड ए की पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी पटना समेत सूबे के कई इलाकों में सोमवार को जोरदार बारिश हुई। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है। राज्य के दक्षिणी हिस्सों की तुलना में उत्तर बिहार में जोरदार बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार तक सूबे के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का आसार जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का तांडव पहले से ही जारी है। ऐसे में जोरदार बारिश की संभावना को देखते हुए हालात और बिगड़ सकते हैं। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने भी शुक्रवार तक पूरे उत्तर बिहार में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान जताया है। किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार सहित उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों में भी गुरुवार और शुक्रवार को अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्णिया और सुपौल में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट भी है। बिहार निर्वाचन आयोग ने मंगलवार की शाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही जहां राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ प्रत्याशी अब बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको 7 दिनों का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। प्रथम चरण 24/9/2021 की होगी। इसमें 10 जिले इन्वॉल्व होंगे और प्रखंडों की संख्या 12 होगी। मतदान केंद्रों की संख्या 2119 है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव कराए जाएंगे। 11वें और आखिरी चरण का मतदान बाढ़ प्रभावित इलाकों में होगा। इसके तहत 20 जिलों के 38 प्रखंडों में चुनाव कराने की तैयारी है। सीएम के जनता दरबार के बाद जेडीयू कार्यालय में भी जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने कई लोगों की समस्याएं सुनी। हालांकि आज 3 मंत्रियों को जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन पटना से बाहर होने के कारण मंत्री विजय चौधरी और मंत्री जमा खान कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। जनता दरबार में लोगों की फरियाद को सुनते हुए मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि कई विभागों से संबंधित समस्याएं लेकर लोग आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों की समस्याएं दूर हो। फरियाद लेकर आए कई फरियादियों ने भी अपनी समस्याओं को बताया। आज से इस की शुरुआत की गई है कि हमारे मंत्रीगण आज से बैठेंगे ऑफिस में। आज ये शुरुआत है।
विभिन्न तरह का मामला है। कुछ हमारे विभाग से संबंधित मामला है, कुछ ग्रामीण विकास से संबंधित मामला है, कुछ पुलिस विभाग से संबंधित मामला है, कुछ सामान्य प्रशासन से है। जेडीयू मंत्रियों का जनता दरबार पहले भी आयोजित होता था, लेकिन बीच में बंद हो गया। अब सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद फिर से इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने झारखंड की जनता को बड़ी सौगात दी है। राज्य के सबसे पिछड़े और आदिवासी बहुल संथाल परगना की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए देवघर एम्स के ओपीडी को जनता के लिए खोल दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ओपीडी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। फिलहाल यहां 20 से अधिक तरह के रोगों की जांच होगी और हर रोज 200 मरीज देखे जाएंगे। जांच के दौरान मरीजों को दवा दी जाएगी। एम्स के ओपीडी में 30 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद 1 साल तक मरीज इलाज करा सकेंगे। आपको बता दें कि देश का 13वां एम्स देवघर स्वास्थ्य झारखंड की परिकल्पना को साकार करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिल्ली से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स स्थित आयुष भवन और रैन बसेरे भी राष्ट्र को समर्पित किया। ओपीडी में कुल 40 कमरे हैं। मरीजों को बैठने के लिए वेटिंग रूम में सेंट्रलाइज एसी की व्यवस्था है। वेटिंग हॉल में एक साथ 80 रोगियों के बैठने की क्षमता है। मुजफ्फरपुर में चोरी का मोबाइल बेचने पहुंचे एक शातिर को भीड़ ने बंधक बनाकर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना सकरा थाना क्षेत्र के पिलखे गांव की है। आरोपी की पहचान कुड़नी